भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई थी। ओके, किसके बीच? अंग्रेज और मराठा के बीच बेसिन की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1802 को। ओके, 1802 को बेसिन की संधि हुई थी मराठा और अंग्रेज के बीच में। किसके किसके बीच में? मराठा के बीच में। तो मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो द्वितीय से दो याद रखना, द्वितीय से दो। तो दो में किस में है? तो 1802 में है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ओके, और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1802 में बेसिन की संधि। ओके, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? इब्राहिम खान था। ओके, कौन था? इब्राहिम खान गारदी। जैसे इब्राहिम खान लोधी होता है ना, वैसे। जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बता। ये गलत है। ओके, जमींदारी व्यवस्था में जो क्या क्या था? राजस्व के टैक्स लगन यानी कर लगन का स्पष्ट विभाजन सरकार एवं जमींदारों के बीच किया गया था। जी हाँ, जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, राजस्व के कर लगन एवं स्पष्ट विभाजन सरकार एवं जमींदारों के बीच किया गया था। राजस्व का जो लगन था, लगन नहीं लगान, कर लगान का स्पष्ट विभाजन था सरकार और जमींदारों के बीच के। दूसरा, 1793 के विनिमय 14 द्वारा सरकार को जमींदारी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला था। जी हाँ, 1793 का विनिमय 14, जिसे रेगुलेटिंग 14 भी कहा जाता है इंग्लिश में, के द्वारा सरकार को जमींदार की जो संपत्ति थी, ओके, जमींदार की जो संपत्ति थी उसको जब्त करने का अधिकार मिला था। जी हाँ, 1793 वाला, जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जा रहा है। ओके, जमींदारी व्यवस्था को जमींदार से जमींदारी व्यवस्था में क्या क्या है? उसकी संपत्ति ले लिया जाएगा। जमींदार से संपत्ति ले लिया जाएगा। कौन सा नियम था? 1793 का 14, और 1793 में तो पारित किया गया था। ठीक है, 1822 में महालवाड़ी। इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया था। ओके, इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार लेगा और 1/11 भाग कौन लेगा? जमींदार लेगा। ठीक है, इस प्रकार तय किया गया था। इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11 सरकार लेता था। ओके, बाकी जमींदार 10/11 कौन लेता था? सरकार। 11 भाग में से 10 भाग सरकार ले लेता था। ओके, रिमाइंडर बनवाई 11 यानी जमींदार हेतु नियत किया गया था। ओके, 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट कौन था? इसमें यही जमींदारी व्यवस्था किया गया था, रेगुलेट किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलीवर्दीन खान ने किया था। ओके, वह मुगल सम्राट जिसे अंग्रेजों को बंगाल में क्या कर दिया था? शुल्क मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया था, फरकोशियर दिया था। ओके, 1565 में दक्कन विजयनगर का युद्ध जो हुआ था, तालीकोटा युद्ध। ओके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ओके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन जनरल था? लॉर्ड हेस्टिंग था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। लॉर्ड हेस्टिंग था। ओके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग। तो देख रहे आवाज जो है, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग था, तब लॉर्ड हेस्टिंग, यानी पहला नंबर पर वॉरेन हेस्टिंग और द्वितीय नंबर पर लॉर्ड हेस्टिंग था। द्वितीय से द्वितीय आंग्ल मैसूर याद रखिएगा। द्वितीय यानी सेकेंड द्वितीय हेस्टिंग था। द्वितीय हेस्टिंग से द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय से द्वितीय आंग्ल मैसूर, ये भी याद रखना है। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग था। ओके, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग था, हार्डिंग नहीं, हेस्टिंग। और लॉर्ड हार्डिंग पर तो बम फेंक दिया था किसने? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। हार्डिंग पर, हेस्टिंग पर नहीं। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हेस्टिंग था। द्वितीय हेस्टिंग देख रहे हैं ना, वॉरेन हेस्टिंग फिर लॉर्ड हेस्टिंग, तो हेस्टिंग द्वितीय हो गया, यानी तो द्वितीय आंग्ल मैसूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है कथन ए क्या है आपका? मिलान करना है, सही है कि गलत है, समाप्त करना है कोट को। लॉर्ड बेलेजली ने ब्रिटिश साम्राज्य के आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई थी। जी हाँ, आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई थी। किसने? बेलेजली ने। कौन सी नीति? आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई थी। कौन? बेलेजली ने। कारण क्या था? कारण इसलिए कि बेलेजली का उद्देश्य फ्रांसीसी शक्ति के भारत में प्रभाव को समाप्त करना था। ओके, जी हाँ, उद्देश्य था क्या बेलेजली का? क्योंकि फ्रांसीसी शक्ति भारत में प्रभाव जमा रही थी, उस प्रभाव को समाप्त करना था। ओके, भारत में प्रभाव बढ़ा रही थी कौन? फ्रांसीसी शक्ति। इसलिए बेलेजली ने उसे कम करने के लिए आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई। कौन? बेलेजली ने। ओके, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने, जी हाँ, सही है, पुर्तगालियों ने ही क्या किया था? सबसे पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। ओके, ये सही है। पुर्तगालियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं, ऐसा नहीं है, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, हाँ, रैयत बाड़ी व्यवस्था 1792 में बारह जिले में पहले और कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई थी। जी हाँ, 1792 में रैयत बाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में कैप्टन रीड ने यूज किया था 1792 में। लेकिन 1793 में पता है आपको जमींदारी व्यवस्था लागू हुआ था, 93 में ही, ठीक है। लेकिन ये 1792 में, एक साल पहले, कहाँ ले आया था रैयत वाली व्यवस्था? बारामहल जिले में। कौन? कैप्टन रीड लाया था। ओके, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने रैयत वाली व्यवस्था लाया था, जन्मदाता माना जाता है। ओके, इनमें से बताना है कौन सही होगा आपका। अंग्रेजों की भारत में सफलता का कारण केवल सैन्य शक्ति नहीं था। कारण बताइएगा कौन होगा इसका आंसर?
सी, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, क्या बोलता है, अंग्रेजों की भारत में सफलता का कारण केवल सैन्य शक्ति नहीं था, बिल्कुल सही है, और भी पॉलिसी थी, हड़प नीति भी अपनाई गई थी, ठीक है, सहायक संधि भी अपनाई गई थी। ओके, कारण क्या था, अंग्रेजों ने प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण की रणनीति अपनाई। जी हाँ, प्रशासनिक के साथ साथ आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनाई थी। ओके, प्रशासन और आर्थिक नियंत्रण की रणनीति अपनाई थी, ये सही है। ओके, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने स्थापित किया था। ओके, कहाँ? डिंडीगुल में, फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से। ओके, शस्त्रागार स्थापित किया था किसने? हैदर अली ने किया था। ओके, निम्नलिखित में से बताना के अंतर्गत गांव के मुखिया सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, तो किसमें? महालवाड़ी व्यवस्था में। किसमें? महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि गांव के मुखिया से सरकार लेता था लगान। ओके, किससे लेता था? मुखिया से लेता था सरकार लगान, ठीक है, तो किस व्यवस्था में? महालवाड़ी व्यवस्था में। ओके, किस व्यवस्था में? महालवाड़ी व्यवस्था में मुखिया से लेता था। जब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपका। 1802 में बाजीराव द्वितीय से अंग्रेजों ने बेसिन की संधि की थी। जी हाँ, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों ने 1802 में। दूसरा है चौथ एवं स्वदेशी मुखी कर मराठा वसूल करता था। जी हाँ, चौथ जो पड़ोसी राज्य को जीतने के बाद लेता था, और स्वदेशी मुख जो मुखिया होता था तो 10% लेता था, मराठा वसूल करते थे। तीसरा है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ओके, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और कृष्णराज बोरियार द्वितीय अंतिम राजा जिसे हैदर अली ने हराया था, वह निम्नलिखित बोरियार वंश के अंतिम राजा जिसे हैदर अली ने हराया था, फिर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कृष्णराज द्वितीय। ओके, कृष्णराज द्वितीय को हैदर अली ने हराया था, ठीक है। डिंडीगुल में हैदर अली ने ही क्या किया था? शस्त्रागार स्थापित किया था। तीन कठिया पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में क्षेत्र किसानों को अपने अंग्रेजों बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन पर 3/20 भाग पनीर की खेती करना अनिवार्य होता था। जी हाँ, ये कहाँ? तो चंपारण के क्षेत्र में, जो बिहार का। भारत में निम्नलिखित यूरोपीय संघर्षों के स्वरूप मूलतः आर्थिक था, न कि धार्मिक कारण। क्या सही है? जी हाँ, सही बात है। यूरोपीय संघर्षों का स्वरूप, जो यूरोपीय लोग आपस में लड़ रहे थे, उसका भी मेन कारण क्या था? आर्थिक था, ठीक है, ना कि धार्मिक। कारण क्यों? क्योंकि यूरोपीय शक्तियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापारिक लाभ उठाना था। ओके, व्यापारिक लाभ था। यूरोपीय शक्ति को मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक लाभ था, इसीलिए आर्थिक संघर्ष होता था यूरोपीय शक्तियों के बीच। ओके, जी हाँ, सही है। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था, डच के बाद अंग्रेज। ओके, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ओके, आप फ्रांसीसी प्रभाव से
भारत को रोकना चाहा था, इसलिए बेलीजेली ने आक्रामक नीति अपनाई, विस्तार की। ओके, माधव नारायण ने तो आत्महत्या कर लिया था। क्यों भाई? महाजी सिंधिया फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर। ओके, निम्नलिखित में से किसे भारत के विजेता के रूप में भी अपने प्रशंसकों में जाना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। ओके, निम्नलिखित में से किसे भारत के विजेता के रूप में भी अपने प्रशंसकों में जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। भारत का विजिट करने वाला यही था पहला विजेता, तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग क्या हुआ था इसके समय में बताइएगा? मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य में कर्नाटक का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खान था। ठीक है, सादुतुल्ला खान। आक्रामक विस्तार की नीति बेलीजेली ने अपनाया था। ओके, सादुतुल्ला खान था। किसका? तो कर्नाटक का संस्थापक। मैसूर के बाघ, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, के रूप में किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? टीपू को जाना जाता है, टीपू सुल्तान को, मैसूर का बाघ के नाम से, यानी टाइगर ऑफ मैसूर। शंकर खेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क ने सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। कब किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर ने दी थी। बिल्कुल सही है। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में कार्य किया था। राजदूत के रूप में कार्य किया था। ओके, जहांगीर के दरबार में कौन कार्य किया था? सर थॉमस रो। ठीक है, कौन? थॉमस रो जहांगीर के दरबार में काम किया था। ठीक है, थॉमस रो को याद करना कैसे? थर्मस गिर गया, थर्मस गिर गया, थर्मस गिर गया, तो थर्मस से थॉमस याद करना, तो थर्मस क्या हुआ? गिर गया, तो गिरने से जहांगीर याद करना। ओके, थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, राजदूत बना। ओके, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश विस्तार का राजनीति औचित्य कहा जा सकता है? तो ये है कुशासन का सिद्धांत। ओके, किसे ब्रिटिश विस्तार का राजनीतिक औचित्य कहा जा सकता है? यानी ब्रिटिश कैसे विस्तार किया? तो कुशासन के पद्धति पर। ओके, किसे ब्रिटिश विस्तार का राजनीतिक औचित्य कहा जा सकता है? तो वो है कुशासन का सिद्धांत। ओके, कुशासन के सिद्धांत पर क्या किया था? राजनीतिक औचित्य का कहा जा सकता है। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब में शेख फरीद, कबीर और रविदास तीनों का भजन जो है ना उसमें शामिल है। ओके, फ्लॉड कमीशन का रिपोर्ट आया था जिसमें अस्थायी बंदोबस्त का आलोचना की गई थी 1945 में। सिख मिसलों का उदय धार्मिक आंदोलन से अधिक राजनीतिक सैन्य प्रक्रिया थी। जी हाँ, सही बात है। जो सिख मिसलों था यानी सिख समुदाय, इसका उद्देश्य धार्मिक आंदोलन से अधिक क्या था? राजनीतिक सैन्य प्रक्रिया थी। मिसल याद रखना है। ओके, धार्मिक मिसल वाले जो था ना, इसका मुख्य उद्देश्य सिख मिसले वाले थे ना, इसका उनका उद्देश्य धार्मिक आंदोलन कम था। असल में वो राजनीतिक सैन्य शक्ति
प्रक्रिया अपनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि मुगल सत्ता के कमजोर होने से क्षेत्रीय सैन्य संगठनों का अवसर मिला। जी हाँ, मुगल सत्ता जो था धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, इसीलिए उन्होंने धार्मिक की जगह पर राजनीतिक सैन्य प्रक्रिया अधिक अपनाई। ओके, जब मुगल का सत्ता में कमजोर हुआ तो स्थानीय क्षेत्रीय सैन्य संगठन क्या हुआ, अवसर का लाभ उठाया और राजनीतिक सैन्य प्रक्रिया अपनाने लगा धार्मिक की तुलना में। कौन? तो सिख मिसलों ने। ओके।